एक ऐसा शिखर सम्मेलन जिसमें कई देश मौजूद है और भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तमाम पड़ोसी देश इसमें शामिल हुए थे। उपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की इस यात्रा में शामिल है। उपेंद्र जी, अगर भारत के पड़ोसी देशों को देखा जाए, जिनमें पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, एक ऐसा मंच जिसमें शायद भारत के साथ साथ तमाम ऐसे देश जिनसे संबंध मधुर करने की भूमिका में भी इस सम्मेलन को देखा जाए। बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अप्रैल के महीने में आसिफ अली जरदारी अजमेर शरीफ गए और रिटर्न उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ लंच लिया और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान वापस चले गए। दोनों नेताओं की अच्छी मुलाकात रही कल शाम 6 बजे और करीब लगभग 1 घंटे मुलाकात चली। 1 घंटे की मुलाकात में दोनों देशों ने एक दूसरे के मुद्दों के बारे में काफी गहनता से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जो अप्रैल की मीटिंग थी उसको रिकॉल भी किया। आसिफ अली जरदारी ने उनको इनविटेशन भी दिया कि आप पाकिस्तान आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पाकिस्तान जरूर जाएंगे लेकिन पूरी तैयारी के साथ। उससे पहले 7 और 8 सितंबर को विदेश मंत्री एस एम कृष्णा पाकिस्तान जा रहे हैं एक हाई पावर डेलीगेशन लेके। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 26/11 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने एक जोरदार ढंग से अपनी बात उठाई और उसे आसिफ अली जरदारी ने कबूल भी किया कि जिस तरह से सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। 26/11 के जो कल्प्रिट हैं, जो लोग दोषी हैं, उनमें जरूर कहीं ना कहीं कमी रह गई है, लेकिन 26/11 में जो लगे हुए दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के बाद ही विश्वास बहाली होगी। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा और आसिफ अली जरदारी ने इसे माना भी। तो जो दूसरा इशू है कि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड और कॉमर्स को लेकर के जो सहमति बन रही है और इस रीजन में जो इसके जरिए एक पीस कायम करने की, एक शांति कायम करने की जो कोशिश चल रही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि उसमें काफी एक तरह से पॉजिटिविटी दिख रही है पाकिस्तान की तरफ से भी। और एक उसकी दूसरी भी वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी धीरे धीरे कोलैप्स कर रही है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हाथ थामे बिना पाकिस्तान का काम भी नहीं चलने वाला है। तो ले दे करके ये जो मुलाकात रही काफी अहम रही। इसके अलावा हामिद कारजाई से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल सिस्टम को सहयोग देने के लिए हिंदुस्तान जितना बढ़ चढ़ के आगे काम कर रहा है, वहीं शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई जिसमें तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर के, तीस्ता एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत हुई। और बांग्लादेश को भारत ने $1 बिलियन की जो क्रेडिट लाइन दे रखी थी उसमें से $200 बिलियन भारत ने वेब ऑफ भी किया। और इसके अलावा जो वहां दोनों देशों के बीच जो सहमति बन रही है आपसी सहयोग को लेकर के, और जो जिस तरह से घुसपैठ हुई बांग्लादेश की तरफ से, जिसमें असम में हिंसा हुई और मुंबई में भी जो आजाद मैदान में हिंसा हुई, उस मसले को भी उठाया गया। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने अपना कंसर्न दिखाया कि इस तरफ से बांग्लादेश सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। बिल्कुल। और उपेंद्र जी, तेहरान से लौटते वक्त विशेष विमान में प्रधानमंत्री के साथ आपने एक सवाल पूछा था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, साइबर आतंकवाद से निपटने के इंतजाम की बात को लेकर। उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। One was the food security and another was the cyber terrorism. On food security, you told you look for the international cooperation. What kind of international cooperation you look for? And another for cyber terrorism in our domestic front. We need more domestic legal framework because we are not having any comprehensive cyber policy in our country. Well, I agree. You are right. I have been asking my national security advisor to zero in on the gaps involving a viable policy to tackle the menace of cyber terrorism. बिल्कुल उपेंद्र जी, और इसके साथ साथ और भी कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैंने प्रधानमंत्री जी से, चूंकि जब नैम समिट चल रही थी तो प्रधानमंत्री का एड्रेस मैं बैठ के वहां सुन रहा था, तो प्रधानमंत्री ने 2 मुद्दों पर जो बात की कि फूड सिक्योरिटी के लिए जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होनी चाहिए और जो साइबर टेररिज्म को रोकने के लिए सभी देशों को हाथ मिलाना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी के मुंह से जानना चाहता था कि जो फूड सिक्योरिटी है उससे उनका क्या आशय है और जो साइबर टेररिज्म है उसके बारे में
क्योंकि साइबर क्राइम आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मैं खुद मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, इसको महसूस भी करता हूं। तो मैंने देखा कि हमारे देश में तो कोई इस तरह की पॉलिसी ही नहीं है और जो डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क है उस पर भी बहुत काम होना बाकी है। और प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से इस बात को बहुत जोरदार ढंग से अपने स्पीच में उठाया। जी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जरूर हमारा देश एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर पॉलिसी लेके आएगा और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन साहब की तरफ इशारा करके कहा भी कि हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं और इस पर काम तुरंत शुरू भी होने जा रहा है। दूसरी बात जो थी, प्रधानमंत्री ने उस पर काफी एम्फेसिस दिया और बहुत लेंथ में उन्होंने अपनी पूरी बात कही। मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी से उनका आशय है कि जिस तरह से दुनिया में अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के लायक जमीन है लेकिन उस पर खेती नहीं होती, जरूरी है कि एक ऐसा कोऑपरेशन तैयार किया जाए कि उन सब जगहों पर प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से तकनीक के इस्तेमाल से चीजें बदल जाती हैं, जैसे वेदर फोरकास्ट के लिए अगर हमारे पास सैटेलाइट हो और पहले पता चल जाए कि कहां बाढ़ आने वाली है, कहां बारिश होने वाली है, तो हम प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने फसलों की किस्मों पर कहा कि अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हम उन्नत किस्म के बीज पैदा कर सकते हैं और उसके जरिए हम अपनी पूरी प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इरिगेशन के सिस्टम पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपनी खेती को बढ़ाने के लिए कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उपज करने के लिए और इरिगेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन लेकर आया है, उस तकनीक को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इन सारे मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा कि ले दे करके अगर ये सारे देश आपस में टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन और को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जो हर देश है जिसका प्रोडक्शन लेवल अभी X पर है तो X+1 पे हो सकता है, X+10 पे पहुंच सकता है और हमें आपस में मिल करके ही दुनिया में जो भूखमरी है, जहां पर अनाज की कमी है या जिन देशों में अनाज की सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसको हम खूब आसानी से पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। और पाशा साहब, तभी शायद ये कहा जाता है कि ये एक सम्मेलन नहीं है, एक आंदोलन नहीं है, बल्कि एक अवधारणा है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि भारत पिछले 22 सालों से जब ये कोल्ड वॉर या शीत जंग खत्म हुई, एक के बाद एक जो पॉलिसीज अमेरिका और यूरोप की तरफ से आ रहे हैं वो एक्सक्लूसिव पॉलिसीज हो गए हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके हित में जो भी इनिशिएटिव्स लेना चाहिए था, जो भारत उम्मीद करता था, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो हो नहीं पाया है। सिर्फ बातें ही होते रही और WTO में भी काफी मामले जो अटके हुए हैं, उसके प्रयास की भी भारत ने बहुत कोशिश की, लेकिन कई मुद्दे ऐसे अभी बने हुए हैं जिस पर सहमति नहीं हुई है। तो इसलिए UN रिफॉर्म से लेके फूड सिक्योरिटी और जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हुआ है, अमेरिका खुद क्योटो प्रोटोकॉल का एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, इससे काफी असर पूरे डेवलपिंग कंट्रीज पे खास बिल्कुल देखा जाता है। और अमिन साहब, अगर इस तरह की एकजुटता होती है तो कहीं ना कहीं विकसित देशों को लगता है कि दादागिरी अब नहीं चलेगी। है भी नहीं भी। हमें एक चीज और भी देखनी चाहिए, दुनिया में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, आप यूनाइटेड नेशंस ले लीजिए, उसमें 190 मेंबर्स हैं दुनिया भर के, हर एक की पॉलिसी सेम तो नहीं है, अलग अलग है। UN के मेंबर्स आपस में लड़ते हैं, G20 है, वो मेंबर्स के आपस में आर्ग्यूमेंट्स होती है, मानो ट्रेड की जाना है। तो इसी तरह से NAM का भी जो एक क्रिटिसिज्म आता है कि NAM अगर ऐसा है तो इन सबको मिलकर चलना चाहिए, NAM में कुछ है जो कि सपोर्टर्स हैं रशिया के या सपोर्टर्स हैं अमेरिका के, ठीक है, होंगे, हर कंट्री अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगी। एक ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे वो, और जिन मुद्दों पे कॉमनैलिटी बनेगी उन मुद्दों को लेकर के आगे चला जाएगा और चलना चाहिए। बिल्कुल। तमाम बातों के साथ साथ इस पूरी चर्चा में इतना ही और इतना कहा जा सकता है कि एक सम्मेलन नहीं, एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक पूरी अवधारणा है जिसके आने वाले समय में बहुत सारे उदाहरण और सफलताएं भी देखी जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने सभी मेहमानों का जो इस पूरी परिचर्चा में शामिल हुए हैं। और खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.samaylive.com।